रिचर्ड एलिंगवर्थ को जो है उसको जीत चाहिए थी अपने मुल्क के लिए, उसने फैसला दे दिया। मैं पाकिस्तानी टीम को दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की और बहुत अच्छा उन्होंने कम बैक किया। जो हमारा बैट कोच है वो बिल्कुल ही नाकाम है और उसकी कमजोरियां सामने नजर आ रही हैं। इंडिया अपने घर में शेर और बाहर ढेर है तो उनको गुस्सा लगता है, लेकिन आपको मैं मिसाल देता हूं कि ये आप ढेर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा नवीद और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी। सर आज कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले मैं आपको खबर देना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया मेलबोर्न के टेस्ट में। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को हराया इस टेस्ट में, बल्कि उन्होंने सीरीज भी अपने नाम कर लिए। अच्छा, तो आज हम अपना जो बिजनेस है आज के प्रोग्राम का उसको सेटिसाइड करते हुए पहले हम पाकिस्तान के मैच पर बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त के बारे में, फिर हम बात करेंगे खबरों के बारे में और फिर आएगा हमारा सेगमेंट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए हमारी टीम के बड़े बड़े जो नामवर खिलाड़ी हैं, ताकतवर टीम भी वहां जा चुकी है लेकिन वाइट वॉश होकर आई थी। तो आज के मैच पर मैं कोई गुस्सा नहीं हूँगा, ना मुझे कोई इतना इस पे अफसोस है। मैं पाकिस्तानी टीम को दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की और बहुत अच्छा उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जैसे पंजाबी में कहते हैं, पढ़ने डाल दिया। अच्छा, अगर आप दूसरी इनिंग्स को देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जहां पर पाकिस्तान फतह की तरफ जा रहा था। लेकिन इस पूरे मैच में जब हम बात करेंगे इस पे भी, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान का सारा मोमेंटम जो है ना वो उनके अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ ने उठाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ डाल दिया। हुआ ये कि दो पार्टनरशिपें लगी हैं इस मैच में, एक शान मसूद की और बाबर आजम की 61 रन की पार्टनरशिप थी और ये बड़ी कामयाब थी और अगर ये दोनों लगे रहते तो पाकिस्तान का नतीजा और होना था। लेकिन दूसरी जो पार्टनरशिप है वो अली सलमान आगा की और रिजवान की टिक जाते हैं ना तब भी हम जीत सकते। दोनों बड़ा टिक के खेल रहे थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन एक गेंद जो उनकी आई और वो अपने रिजवान के जो रिस्ट बैंड होता है ना उसको छू के गई है। हालांकि कानून ये कहता है कि अगर आपकी गेंद आपके बल्ले को, आपके हाथ को, आपके ग्लव्स को छुए तो फिर आप आउट दे सकते हैं। लेकिन रिजवान बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये मेरे रेस्ट बैंड को छू के गई है, ये मेरे उस एरिया से दूर है। लेकिन रिचर्ड एलिंगवर्थ को जो है उसको जीत चाहिए थी अपने मुल्क के लिए, उसने फैसला दे दिया। अच्छा, अब इस पे बहुत सारी लय हो रही है इस वक्त, मतलब ये हॉट डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है। तो इस पर जो अपने बाबर आजम है उन्होंने भी फौरी तौर पर ट्वीट किया कि रिजवान तुम फाइटर हो, तुम नॉट आउट थे। तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रॉब्लम ये है कि बेशक वो दुनिया की नंबर 1 टीम है और बहुत ताकतवर टीम है, लेकिन आज हमने उनका गुरूर जो है वो तोड़ा है, उनका घमंड जो तोड़ा है। अच्छा, अब आखिरी हरबा इनके पास ये होता है कि जब ये हारने लगते हैं तो फिर अंपायर इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच का जो सबसे टर्निंग पॉइंट था ना वो रिचर्ड एलिंगवर्थ का था, जिन्होंने उस मुतवक्को शिकस्त को फतह में बदल दिया और यूं पाकिस्तान जो है वो हार गया। अच्छा, पाकिस्तान के ये 16वीं मुसलसल शिकस्त है, पाकिस्तान की ये 16वीं मुसलसल शिकस्त है। अच्छा, मैं अभी बताऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मैच के हारने की तो एक वजह इसकी हारने की हमारी नाकस फील्डिंग थी। आप देखें कि आप 20वीं जो उनके मिचेल मार्श थे वो 20 रन्स पर उनका अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा आसान सा कैच छोड़ दिया और फिर वो 96 पर जाकर आउट हुए। तो अब आप 20 और 96 से बीच के निकाल लें और इसके अलावा उसकी पार्टनरशिप जो लगी उसके रन्स निकाल लें, तो यही बुनियादी फ़र्क था। अगर हमारी फील्डिंग अच्छी होती, कैचेस ड्रॉप ना होते तो हम आज हम फाते होते और वो शिकस्त खुर्दा होते। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात है कि हमारे जो फील्ड थी, जो हमारा स्क्वाड था उसमें स्पिन बॉलर नहीं था। मैं हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो अपने फास्ट बॉलर्स पर एतमाद करती है या उस पर भरोसा करती है, उन्होंने भी एक रेगुलर स्पिनर डाला हुआ था और वो रेगुलर स्पिनर दोनों टीमों के बीच में बुनियादी फ़र्क था। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के बैट्समैन फिर आज कोलैप्स हुए हैं, मतलब गिरे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेहतर था फर्स्ट इनिंग्स में जाए। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि बाबर आजम ने एक इनिंग्स पिछले में तो बिल्कुल ही एक पे आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छे रन्स बनाए हैं और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ से रब्ता किया, टेलीफोन पे उनसे बात की और उनसे उन्होंने टिप्स ली और इस टिप्स की बुनियाद पर आज उन्होंने अच्छा खेला। और उसके अलावा
ہمارے پاکستانی جو اسکواڈ تھا اس میں بولڈ فیصلوں کی کمی تھی. مثلا بولڈ فیصلوں کی کمی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پہلے آپ مجھے بتائیں آپ امام الحق کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ مطلب امام الحق کے پاس کیا ہے؟ لوگ اسے پرچی کہتے ہیں, میں بھی اس کے حق میں وہ بیٹسمین ہے, لیکن ایک بندہ مسلسل ہی فیل چلا آ رہا ہے, ایک مسلسل ہی ناکام چلا آ رہا ہے. تو سائم ایوب کو آپ آسٹریلیا دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے, آپ سائم ایوب کو کھلائیں, ورلڈ کپ پہ بھی یہی کیا گیا, کم تیز رنز کر کے کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈالے گا ہی نا. اور میرے خیال میں ایک اور بڑی وجہ پاکستان کی بیکار ناقص بیٹنگ کوچنگ, جو ہمارا بیٹ کوچ ہے وہ بالکل ہی ناکام ہے اور اس کی کمزوریاں سامنے نظر آ رہی ہیں. ہیڈ کوچ کیا کر رہے ہیں؟ ہیڈ کوچ جناب نکر پہن کے اپنی بیگم کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے اپنی پروفیسری جھاڑتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ آپ اپنے بلے بازوں کی خامیاں دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, بتائیں نا, اس کا جواب دیں. یہ شکست کی ایک وجہ بنی ہے. جی بالکل. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا جو یہ میچ ہی نہیں جیتا بلکہ سیریز بھی جیت گیا. ٹھیک ہے, اور یہ جو سیریز ہے نا یہ ڈیوڈ وارنر کے لیے فیئرویل جوبلی ایک ہے ان کا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے 2 دن کے بعد نیو ایئر آ رہا ہے جی, تو آسٹریلیا کے لیے یہ نیو ایئر سیلیبریشن کا ایک بڑا فنکشن بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اچھی بالنگ نے, ان کی اچھی ٹیم نے اور ان کے اچھے جو امپائرز ہیں انہوں نے مل کر پاکستان کو ہرا دیا. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ پاکستان میچ کب ہارا. ہاں پاکستان کی میں نے بتایا یہ 16ویں مسلسل شکست ہے, اور آسٹریلیا اگر سڈنی ٹیسٹ جیت جاتا ہے اگلا جو ہے اور جو وہ جیتنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو وائٹ واش ہوگی, لیکن یہ ہماری 6ٹھی مسلسل سیریز ہوگی جو ہم آسٹریلیا سے ہار رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, سیریز ہاریں گے ہم. اچھا, اور ہم نے پاکستان ٹیم نے پہلا دورہ جو ہے وہ 1964-65 میں کیا تھا. یہاں پر ایک ٹیسٹ تھا, حنیف محمد سعد گئے تھے, وہ ڈرا ہو گیا تھا. دوسرا دورہ 72-73 میں ہوا تھا, انتخاب عالم کی قیادت میں گئے تھے, 3 ٹیسٹ میں تھے, تینوں ہی ہارے تھے اور بری طرح سے ہارے تھے, وائٹ واش ہو کر آئے تھے. تیسرا دورہ 76-77 میں ہم گئے تھے اور پاکستان نے پہلی دفعہ سڈنی میں فتح پائی تھی. یہ پہلی فتح ہے ہماری 76-77 میں. اس میں عمران خان صاحب نے 12 وکٹیں لی تھیں اور سیریز برابر تھی, ہارے نہیں تھے, سیریز برابر تھی. چوتھا دورہ ہمارا 78 اور 79 میں ہوا مشتاق محمد کی قیادت میں, تو اس میں آپ کو وہ یاد ہے میلبورن میں سرفراز نواز نے ایک گیند پر 7 وکٹیں لی تھیں اور ٹوٹل انہوں نے 9 وکٹیں لی تھیں اور وہاں پر ہم میچ جیتے تھے میلبورن میں. ٹھیک ہے, پانچواں دورہ 1981 میں جاوید میانداد کی کپتانی میں ہوا تھا, تو انہوں نے بھی میلبورن کا ٹیسٹ جو ہے وہ جیتا تھا ایک انہوں نے. اور اس کے بعد 14 سال انتظار کیا ہم نے, یعنی 1981 میں دورہ کر کے 14 سال انتظار کیا اور پھر 1995 میں وسیم اکرم کی قیادت میں ہم وہاں گئے تھے اور سڈنی ٹیسٹ جیتا تھا. اس طرح سے ہم وہاں اب تک 4 ٹیسٹ جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اس کے علاوہ بعد میں 5 دورے اور بھی ہوئے, لیکن ان دوروں میں بھی یہی ریشو تھی فتح اور شکست کی. تو اس طرح سمجھ لیں کہ شان مسعود نے جو ہے نا وہ بے شک وہ ہار گئے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا آسٹریلوی بالرز کو اور ان کے بیٹسمینوں کو. اور دیکھیں مطلب وہ بڑی اچھی اننگز لے کر چل رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی شان مسعود کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ 50 کے بعد اپنے قابو میں نہیں رہتے, حالانکہ انہیں آج چاہیے تھا کہ وہ اس کو اننگز کو بنا کر چلتے. اچھا, اور پھر جب رضوان آؤٹ ہوا, رضوان اور جو سلمان کی لگ رہی تھی پارٹنرشپ, وہ جا رہی تھی آپ کی فتح کی طرف جا رہے تھے اور بڑی آسانی سے وہ کر رہے تھے, اور وہ چاروں طرف سٹروکس کھیل رہے تھے اور وہ سپن کو بھی کھیل رہے تھے, بالرز کو بھی, فاسٹ کو بھی کھیل رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی رضوان آؤٹ ہوا تو اس کے اگلے 30 منٹ کے اندر پیٹ کیمنز نے آخری جو ہمارے 4 بلے باز ہیں وہ 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں. ٹیل اینڈرز ہمارا بالکل ناکام ہوا ہے یہاں پر, اور ان کو پتا تھا کہ ہم ان کو آؤٹ کر لیں گے. جو ان کا ہینڈرز تھا وہ رضوان تھا, انہوں نے وہ امپائر کی مدد سے نکال لیا اور یہ میچ اپنے نام کر لیا. تو بہرحال جب بھی ہم اس میچ کی بات کریں گے تو ہمیں پاکستانی ٹیم کی بہادری یاد آئے گی, لیکن ساتھ ساتھ رچرڈ کا رویہ بھی یاد آئے گا کہ انہوں نے غلط آؤٹ دیا تھا. تو میرے خیال میں پاکستان کے میچ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے امپائر تھے, اور دوسری وجہ ہماری تھوڑی سی کمزوریاں بھی ہیں جس پر ابھی تک ہم قابو نہیں پا سکے. میرا یہ کہنا ہے کہ جس دن شان مسعود نے 50 کے بعد اپنی اننگز کو آگے بڑھانا کا سوچ لیا کہ میں نے سینچری ہی کرنی ہے, اور جس دن اپنے بابر جو ہیں وہ ہماری اس مشکل سے باہر آئیں گے جہاں وہ پھنسے پڑے ہیں, تو آسٹریلیا کو ہرانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی یہ تھی آج کا اس پہ تبصرہ. جی اب ہم آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف. تو خبر یہ اردو کمنٹیٹر ہیں جو 88 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے, جن کا نام ہے محمد ادریس. جی یہ بڑی افسوسناک خبر دی ہے ختیجہ نے. محمد ادریس جو ہے نا, یہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دور ہوتا تھا جب میچز جو ہے نا وہ ریڈیو پہ دیکھے جاتے تھے,
थे, टेलीविज़न को कहीं कहीं होता था। तो उस दौर में उमर कुरैशी, चिश्ती मुजाहिद और इफ्तिखार अहमद ये इंग्लिश कमेंटेटर्स होते थे, और मुनीर हुसैन और हसन जलील उर्दू के कमेंटेटर होते थे। इन्हीं में एक नाम मोहम्मद अदरीस का था, जो इतनी खूबसूरत कमेंट्री करते थे, और वो अपनी जो एक खुसूसी अंदाज था ना, उसकी मदद से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, मोहम्मद अदरीस। तो अनफॉर्चुनेटली उनका कल इंतकाल हुआ है, और इस के साथ उनके ख़ानदान के साथ हमारा इदारा अफसोस का इजहार करता है। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। क्या? पाकिस्तान मैच हार गया। हमने परसों जो तबसरा किया था उसमें हमने बताया था कि इंडिया जो है वो जनूबी अफ्रीका से मैच हारेगा और हम भी हारेंगे, ये हमने बात पहले कर दी थी। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया जो हारा है, एक इनिंग्स और 32 रन से हारा है, और दूसरी इनिंग्स में उनकी पूरी की पूरी टीम जो है ना वो 132 पे आउट होगी, जिसमें विराट कोहली के 65 रन थे। मतलब विराट कोहली के 65 रन निकालें तो बाकी क्या बचता है, पूरी इंडिया टीम आपके सामने खड़ी हो जाती है। वहाँ पर मेरे ख्याल में जो बड़ी वजह है ना हिंदुस्तान के हारने की, वो ये थी कि वहाँ के जो पिचेज़ हैं ना उस पर स्टीप बाउंसर आता है। अब स्टीप बाउंसर ये होता है कि जो आपके बॉलर्स होते हैं ना, जिनकी पेस बहुत ज़्यादा होती है और उनके कद लंबे होते हैं, तो वो जब ऊपर से गेंद फेंकते हैं ना तो वो एकदम से ऐसे स्ट्रीप बनती है, और बाउंसर जो है वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो जो जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स आप देखें जितने भी तेज़ हैं वो सारे के सारे लंबे हैं, और उन्होंने उस स्टीप बाउंसर की मदद से हिंदुस्तानी टीम के जो बड़े बड़े पावे थे ना उनको उन्होंने हिला के रख दिया। आप देखें उसमें सारी बैटिंग ऑर्डर उनकी बिल्कुल फेल हो गई, और इस तरह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके मुकाबले में उनके जो बॉलर्स थे, इंडियन बॉलर्स थे, जैसे शेरदिल ठाकुर थे या कृष्णा थे, इन दोनों ने, आप देखें एक ने जो शेरदिल ठाकुर है ना उन्होंने 19 ओवर में 100 रन दिए, और जो कृष्णा थे उन्होंने 20 ओवर्स में 93 रन दिए। तो गोया आप ये समझ लें कि 200 रन तो इन्होंने ही खा लिए, तो बाकी बैटिंग इनके बॉलर्स क्या करते होंगे। और वो सिर्फ वजह ये कि कद छोटे थे, वो उस पेस को कर ही नहीं सके, मेंटेन नहीं कर सके, उसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई। तो अब आप ये देख लें कि जो सेंचुरियन की जो विकेट है ना वो एक्चुअली बैटिंग विकेट है, और इंडिया अपनी बैटिंग पे बड़ा भरोसा करता है, लेकिन वहाँ जाकर उनकी कलाई खुल गई है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिया अपने घर में शेर और बाहर ढेर है, तो उनको गुस्सा लगता है। लेकिन आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ये आप ढेर है। आप अगर आज इंडिया मैच ना हारा होता तो हिंदुस्तान के जो सोशल मीडिया पे उसमें पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने बेइज्जती करनी थी, लेकिन आज वो खुद ही शर्मिंदा होकर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको सबक मिला होगा इस बात का। अब आते हैं सेगमेंट की तरफ। जी बिल्कुल, अब आते हैं सेगमेंट की तरफ कि आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ था और किस किस की बर्थडे थी। हाँ जी, आज ये है कि 29 दिसंबर 1994 को मेलबोर्न में एशियन टेस्ट का मैच था, जिसमें शेन वॉर्न ने अपनी पहली हैट्रिक की थी। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी जो है बॉलर रहे हैं, और मैं बताऊं आपको कि शेन वॉर्न जब पाकिस्तान खेलने आते थे ना तो अलीम डार पे बड़े वो क्वेश्चन उठाते थे। आज हम रिचर्ड एलिंगवर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो वो अलीम डार पे भी बड़ी बातें करते थे। तो इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 212 रन बनाए थे, दूसरी में 92 पे आउट हो गई थी, और ऑस्ट्रेलिया ये 295 रन से मैच जीत गया था। तो इसमें ख़ास बात यह है कि शेन वॉर्न की पहली जो हैट्रिक थी वो थी इधर। आज की जो बर्थडेज हैं उसकी बात कर लेते हैं। 29 दिसंबर 1976 को सुकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के पैदा हुए थे। आपको पता है वो ऑफ स्प्रिंग बॉलर थे। 200 विकेटें उन्होंने वनडे में ली, 200 ही उन्होंने टेस्ट में ली हुई हैं। 2 बार उन्होंने हैट्रिक की है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, और 1 हैट्रिक वर्ल्ड कप में भी थी उनकी। और 2004 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था, और सबसे बड़ी बात ये कि वो दूसरा एक टर्म है वो बॉलिंग की, वो उनके मूजद हैं। ठीक है, दूसरी जो बर्थडे है वो 29 दिसंबर 1960 की है, डेविड बोन की। डेविड बोन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे, उन्होंने 4 एशिया सीरीज़ जीती थी, और 1988 में एशिया सीरीज़ में उन्होंने 184 रन बनाए थे, और 1987 के वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द मैच भी थे। और आप ये एक बड़ी उनसे दिलचस्प बात यह है कि एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंग्लैंड जा रही थी, तो जहाज़ में कैन जो होते हैं ना, ये जो बोतलों के कैन होते हैं या बियर के कैन होते हैं, तो वो कैन पीने की उनकी शर्त लग गई। तो मिचेल मार्श ने जो है ना वो 49 कैन पिए, अंदाज़ा करें 49 कैन। और जो ये थे ना डेविड बोन, इन्होंने 53 पीकर वो शर्त जीत ली थी। अच्छा, अब शर्त तो उन्होंने जीत ली, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने उनको जुर्माना भी किया था, अच्छा खासा जुर्माना किया था। तो ये आज की हैपनिंग है, इस पर आप देख लें क्या फीडबैक देते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान की शिकस्त पर रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। जी, आज हमने आपको खबर दी कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हराकर
میچ تو اپنے نام کیا ہی کیا لیکن سیریز بھی اپنے نام کر لی. پھر ہم نے آپ کو بتایا سیگمنٹ کے بارے میں کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت, مجھے اور ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.